Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pharma Diaries by Hansla. Another interesting topic of pharmacology. जनरल फार्माकोलॉजी में से है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको का मैंने आपको पहले मतलब बताया था ड्रग्स या मेडिसिन। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट करना। हमने फिजिक्स में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो फार्माको ड्रग्स, काइनेटिक्स मींस मूविंग, मूविंग ऑफ ड्रग्स हो गया। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। Yeah, pharmacokinetics refer to the study of drug movement in, through and out of the body. Basically, pharmacokinetics ड्रग्स की मूवमेंट है कि ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर हुई, यानी कि मूवमेंट हुई उसकी इनसाइड द बॉडी, फिर वो उस पूरे जीआई ट्रैक से गुजरी और गुजरने के बाद वहाँ पे जीआईटी में किसी जगह पे जाके वो ऑब्जर्व हुई। मैं वो स्पेसिफिक पॉइंट इसलिए नहीं बता रहा कि आप एक जनरल चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो जीआई की किसी पॉइंट पे जाके वो एब्जॉर्ब हुई, फिर कुछ सेकेंडरी जो पोर्शंस होते हैं जीआई के, वहाँ पे उसने जाके स्टोर हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई और एट द एंड वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई या एक्सक्रीट हो गई। तो इस पूरे पूरे सिस्टम को हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का नाम दिया। थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर एब्सॉर्ब्ड, हाउ ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड एंड हाउ ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तीनों डेफिनेशंस जो है लिखने का मकसद ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इस एक लाइन से जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये क्या है। तो उसके लिए आप ये समझिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हुई, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारी बॉडी में, कैसे ड्रग मेटाबोलाइज हुई और कैसे एक्सक्रीट आउट हुई। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में ये चार चीज़ें पढ़नी है मेजर। ठीक है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का हिस्सा है। इन शॉर्ट कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इनको मैंने एक निमोनिक दे के याद किया हुआ है, एडीएमई। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म एंड ई से एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने फॉर एग्जांपल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एक ली ड्रग की, वो एडमिनिस्टर हुई, एडमिनिस्टर होने के बाद ड्रग एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके एब्जॉर्ब हुई, तो इनपुट ऑफ द ड्रग हो गया। सेकंड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसने टिश्यूज़ में जाना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई। देन क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स इन टिश्यू, खासतौर पे लिवर में जहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर आ जाती है एक्सक्रीशन, यानी कि ड्रग ने अब एक्सक्रीट होना है, आउट होना है हमारी बॉडी से या एलिमिनेट होना है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन से रूट्स हैं जो कि ड्रग को एडमिनिस्टर करवाने में जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं? सबसे पहले है इंटीरियल रूट्स। अब इंटीरियल रूट में ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट या बकल रूट, ये तीन रूट्स आ जाते हैं। इंटीरियल रूट में ओरल, सबलिंगुअल और बकल रूट आ जाते हैं। ओरल तो सिंपली आपको क्लियर हो गया कि ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करवा देना। सबलिंगुअल क्या होता है कि हम जो है वो अपनी ज़ुबान के नीचे एक ड्रग रख दें, क्योंकि ज़ुबान के नीचे जो है वो हमारा कैपिलरीज़ का एक कॉम्प्लेक्स कह लीजिए नेटवर्क होता है, तो वहाँ से बहुत जल्दी ड्रग की अब्जॉर्प्शन हो जाती है ओरल रूट की निस्बत। फिर है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ड्रग को रख देना और वहाँ से वो एडमिनिस्टर होकर एब्सॉर्ब हो जाती है। ये तो था इंटीरियल रूट। फिर आ जाता है पेरेंटीरियल रूट। पेरेंटीरियल रूट में इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सारी रूट्स आ जाते हैं। टॉपिकल रूट ड्रग एडमिनिस्टर होती है। ओरल इनहेलेशन या नेजल प्रिपरेशंस आ गई हैं, उसके जरिए ड्रग एडमिनिस्टर करवाई जा सकती है। इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ट्रांसडर्मल और रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ड्रग की। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो कि प्रॉपर्टी आती है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। ड्रग की ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है? फार्माकोकाइनेटिक्स का ये हिस्सा है जी, ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। या एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, द ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन क्या है कि ड्रग का ट्रांसफर होना वहाँ से जहाँ से ड्रग एडमिनिस्टर हुई और उधर से लेकर ब्लड स्ट्रीम तक जाना, ब्लड में जाना ड्रग का, इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बोलते हैं। ड्रग का ट्रांसफर होना फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। Routes of administration other than intravenous may result in partial absorption and lower bioavailability.
अब ज़ाहिर-सी बात है अगर ड्रग आईवी जा रही है तो वो तो 100% बायोअवेलेबिलिटी देगी कि डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब हो रही है। बट जो ड्रग बाकी रूट से इंटीरियल रूट्स, टॉपिकल या बाकी रूट से जा रही है तो उनकी जो है वो एक तो पार्शियल एब्ज़ॉर्प्शन होती है और दूसरा बायोअवेलेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू आईवी कम होती है। उसके बाद आ जाती हैं मैकेनिज़म्स या डिफरेंट वेज़ ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो डिफरेंट वेज़ ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन किसी भी ड्रग के वो क्या हो सकते हैं? आइए इस मैकेनिज़्म को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब 4 जो है आप कह लीजिए कि 4 वेज़ हैं जिसके ज़रिए ड्रग ने पास होना है। अब वो 4 वेज़ क्या हैं? या वो 4 मेथड्स क्या हैं? एक वे ये है कि पैसिव डिफ्यूजन होगी। ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब होगी। ओके? सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। उसकी उस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से ड्रग एब्ज़ॉर्ब होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी ड्रग की, ड्रग एब्ज़ॉर्ब होगी इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस होगी तो ड्रग एब्ज़ॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम में। बेसिकली ये एक मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है। इसके इस तरफ यानी कि इस मेम्ब्रेन के इस तरफ हमारे पास ड्रग जो है वो ये जीआईटी का पोर्शन है। आप कह लें कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला हिस्सा है। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और इससे इस तरफ वाला हिस्सा आपकी ब्लड स्ट्रीम वाला हिस्सा है, आपकी ब्लड वेसल्स वाला हिस्सा है। इसको आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड का नाम दे दें और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम दे दें। यानी कि ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लिपिड लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन से लिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन से पास होना है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। अब वो कौन-कौन से पाथवेज़ या कौन सी ड्रग किस पाथवे से गुजरेगी और वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में आएगी। सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन। ड्रग्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। Lipid soluble and unionized drugs move through passive diffusion across the cell membrane because membrane is a lipid bilayer. Water solubles and ionized drugs penetrate the cell membrane through the aqueous channel or pores. पैसिव से आप ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि पैसिव डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसमें ड्रग्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन में जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन में आती हैं, यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होती हैं। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी का कोई अमल दखल नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ड्रग पड़ी हुई है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी कम है। तो हायर कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में थी तो लोअर कंसंट्रेशन आईसीएफ में थी यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में थी। तो ये पैसिव डिफ्यूजन जो है वो इसने क्या किया कि इसने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को मुंतकिल कर दिया, यानी कि टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई ड्रग टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रही है तो वो क्या होगी? पैसिव डिफ्यूजन होगी। अब पैसिव डिफ्यूजन कैसे हो सकती है? देखिए लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, लिपिड्स की बनी हुई ये मेम्ब्रेन है ना, तो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ईसीएफ से आईसीएफ में मुंतकिल हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो ड्रग हम दे रहे हैं वो भी लिपिड सॉल्युबल है, यानी कि लिपिड में सॉल्युबल हो सकती है, तो वो ईज़िली इन मेम्ब्रेन से क्रॉस करके आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ सकती है। अब जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो भी ईज़िली पास हो सकती हैं थ्रू पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज़ मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बाइलेयर। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स या अनआयोनाइज्ड ड्रग वो ईज़िली पेनिट्रेट कर जाती हैं, ईज़िली पास कर जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, क्योंकि मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं, वो ड्रग्स जो कि अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से पास करती हैं। इसको हम पैसिव डिफ्यूजन का नाम देते हैं। एक चीज़, दूसरी वो ड्रग्स जिनकी जो लिपिड सॉल्युबल हैं और दूसरा उनकी कंसंट्रेशन हाई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ड्रग को आना पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है। सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कहती है? Other agents or drugs can enter the cell through specialized transmembrane carrier protein that facilitate the passage of large molecule. That facilitate the passage of large molecules. These carrier proteins undergo conformational changes, allowing the passage of drugs into the interior of cells. It doesn't require energy, can be saturated. अच्छा, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन में एक तो हमने बात की कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स थी, दूसरी हमने बात की जो अनआयोनाइज्ड ड्रग थी वो तो लिपिड बाइलेयर से पास हो जाती हैं, क्योंकि लिपिड बाइलेयर से लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और अनआयोनाइज्ड ड्रग पास हो जाती हैं। ये जो पॉइंट है ये रह गया था कि वाटर सॉल्युबल या आयोनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं सेल मेम्ब्रेन को थ्रू एक्वस चैनल्स और पोर्स।
अब इसी मेम्ब्रेन में कुछ एक्वस चैनल्स भी मौजूद होते हैं, कुछ एक्वस चैनल्स या पोर्स मौजूद होते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ एक्वस चैनल्स और पोर्स मौजूद होते हैं। अब जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं या जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं, वो इन एक्वस चैनल्स के थ्रू जो है मूव करती हैं सेल मेम्ब्रेन से और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, इसमें भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, बल्कि कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से या एक्वस चैनल से पास नहीं हो पाते। तो कुछ कैरियर प्रोटीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, वो उनको फैसिलिटेट करती हैं कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आए। तो ऐसे एजेंट्स या ड्रग्स जो कि इंटर करते हैं सेल के थ्रू किसी भी कैरियर प्रोटीन के जरिए, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है ये ट्रांस मेम्ब्रेन की, जो कि फैसिलिटेट कर रही होती है या पैसेज प्रोवाइड कर रही होती है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से पास करें। इन कैरियर प्रोटीन्स में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होने लगती हैं, बट इसमें जो है वो एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है। थर्ड पे आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव से आप जेन में रख लीजिए एटीपी, यानी कि ये ऐसी ट्रांसपोर्ट होगी जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी डिपेंडेंट होगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है ड्रग की जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ड्रग को ट्रांसफर करती है, या अगेंस्ट डी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो काम करती है। Energy is required. Active transport is energy dependent, driven by hydrolysis of ATP. It is capable of moving drugs against a concentration gradient from a region of low concentration to a region of high concentration. This process is saturable. अब इसमें बेसिकली हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो एनर्जी मिलेगी, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है। अब ड्रग्स यहाँ पे मौजूद हैं बट उनकी कंसंट्रेशन कम है, जबकि आईसीएफ में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन को, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अगर ड्रग ने मूव करना है तो फिर हमें एनर्जी चाहिए है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी तभी वो मूव कर पाएंगी। तो एटीपी लेंगी वो ड्रग्स, एटीपी लेंगी वो ड्रग्स, अब उनमें थोड़ी एनर्जी आ गई है तो वो धक्कम पेल करके इस तरह वो जो है वो इन मेम्ब्रेन से गुजर जाएंगी, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। फिर लास्ट पे आ जाती है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये ट्रांसपोर्ट या पाथवे है एंडोसाइटोसिस के थ्रू या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, यानी कि इंगल्फमेंट हो जाती है, ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन में इंगल्फ होती है और फिर वो पास होती है इंट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ड्रग्स of exceptionally large size across the cell membrane. Endocytosis involves engulfment of a drug by the cell membrane and transport into the cell by pinching of the drug-filled vesicle. Exocytosis is the reverse of endocytosis. जो एक्सोसाइटोसिस होता है वो एंडोसाइटोसिस के रिवर्स होता है। बेसिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंगल्फ करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसके साथ, तो और तब उनकी जाके जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है।